दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से लोअर सर्किट लग गया है। स्टॉक 40 के नीचे आ चुका है। अब ये गिरावट का सिलसिला कब थमेगा और क्या इस गिरावट में अब खरीदारी की संभावना बन रही है? क्योंकि स्टॉक आपको पता होगा पिछले दिन जब तेजी बनी तो 54 तक चला गया था और अब वहाँ से इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। क्या यहाँ पे कुछ एक नई तलाश की जा सकती है एंट्री के लिए? सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह बनी है कि सरकारी टेंडर इनके हाथ से चला गया और इनके ऊपर ब्लेम लगा कि इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए वो फर्जी है। अब क्या इससे सारा कारोबार ही खत्म हो जाएगा? वैसे अभी फिलहाल रिलायंस पावर ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया है और न डेट का ऐलान किया है, जिससे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। अब आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय क्या रिलायंस पावर फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो आज बिल्कुल यहाँ पे अप डाउन देखने को नहीं मिली। सीधा अपर सर्किट की जगह पे लोअर सर्किट लगा 39.50 पर 5% का लोअर सर्किट। 41.5 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे को कुछ वॉल्यूम देखने को मिला, आज वॉल्यूम नहीं हुआ। वॉल्यूम 1 करोड़ से भी नीचे है क्योंकि डायरेक्ट ही लोअर सर्किट लगा। उसके बावजूद भी 66 लाख की यहाँ पे वॉल्यूम हुई है, लेकिन वो लोअर सर्किट के अंदर ही हुई है। परंतु खरीदारी तो हो रही है क्योंकि आप देखें जो शेयर अगर 66 लाख शेयरों की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है लोअर सर्किट के अंदर तो किसी ने तो शेयर खरीदे हैं। किसी को तो अभी भी इस समय मौका दिख रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा और इसीलिए ये फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनाए। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करा था। अब आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट हो रहा था 40 से 45 के बीच में, लेकिन एक बैड न्यूज़ ने इसकी वो रेंज को तोड़ दिया। तो आप देख सकते हो कि 7 नवंबर को स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था क्योंकि 2 दिन की तेज़ी बनी थी 6 नवंबर और 7 नवंबर को, जिसकी वजह से स्टॉक इंट्राडे में 45 तक चला गया था। 45 को उसने लगभग क्रॉस किया था। अगर बैड न्यूज़ नहीं आई होती तो स्टॉक अभी 50 के आसपास होता, लेकिन एक बैड न्यूज़ ने पूरा माहौल बिगाड़ा और देख सकते हो कि 2 दिन के लोअर सर्किट में जो स्टॉक 46 के आसपास पहुंचा था वो 40 से नीचे चला गया। तो देख सकते हो कि ये रिलायंस पावर के साथ हमेशा होता है, कोई अच्छी खबर की वजह से शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, फिर एक बैड न्यूज़ आ जाती है। इससे पहले भी हो चुका है, जब स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा था, कंपनी डेट फ्री हुई, इस खबर ने एक माहौल पॉजिटिव बनाया, उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लगी और आप देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर चला गया था। लगभग उस समय भी स्टॉक 45-46 तक चला गया था, जो स्टॉक 28 के आसपास था। लेकिन फिर खबर निकल कर आई कि यहाँ पे अनिल अंबानी के ऊपर 5 साल के सेबी ने बैन लगाया। उस खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ा और स्टॉक आ गया फिर नीचे। उसके बाद फिर पॉजिटिव खबर के दम पे स्टॉक बढ़ने लगा। तो इस बार सरकार की तरफ से बैन लग गया 3 साल के रिलायंस पावर पे। तो देखो कि यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब सरकारी टेंडर ये कोई भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, कोई सरकारी टेंडर ले नहीं पाएंगे। तो देख सकते हो कि इनकी सब्सिडीज कंपनी के ऊपर ये एक तरह से जो इनको जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट मिला था उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट की जांच की गई, जिसमें फर्जीवाड़े का पता चला कि जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे बैंक गारंटी के वो फर्जी थे। अब उसमें बात यह है कि एक्चुअल में कि वो सब्सिडीज कंपनी थी और जो बैंक गारंटी के डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो रिलायंस पावर के थे और ये नहीं माना गया, इसको सच नहीं माना गया कि ये जो डॉक्यूमेंट उसी कंपनी के होने चाहिए थे, उसके नाम पे बैंक गारंटी इशू होनी चाहिए थे, लेकिन ये रिलायंस पावर के नाम पे थी, जबकि रिलायंस पावर का डायरेक्ट इसमें योगदान नहीं था। ये इनके सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से टेंडर हासिल किया गया था और इसी को लेकर यहाँ पे इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। पर ये तो है कि वो बैंक गारंटी थी, लेकिन वो रिलायंस पावर के लिए इशू की गई थी। अब देख सकते हो कि ये पूरा मामला है एक बार तो इस समय थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा है रिलायंस पावर के लिए, क्योंकि अब आने वाले समय कम से कम 3 साल का जो पीरियड है वो कोई भी सरकारी टेंडर तो हासिल नहीं कर पाएंगे। और जबकि सरकार इसमें बहुत सारे टेंडर जारी करने जा रही है। सरकार लगातार अपना एक गोल सेट किया है कि हर साल कम से कम 50 गीगावाट के टेंडर जारी किए जाएंगे और ऐसे में उसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से रिलायंस पावर के लिए निकल गई है। अब इनको प्राइवेट सेक्टर से ही उम्मीद होगी, वहीं से इनको जो काम मिलेगा तो वहीं से करना होगा। तो एक झटका तो लगा है, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए वो आगे कुछ और अपनी तरफ से कोशिश करे, कोई अपील करे और हो सकता है कि वो बात उनकी राह रखे और सरकार के सामने बात को क्लियर करे कि उन्होंने उनकी मंशा ऐसी कोई थी नहीं। तो हो सकता है कि ये वापस निर्णय ले लिया जाए तो फिर मौका मिल जाएगा। लेकिन रिलायंस पावर के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है।
इसका जो IPO ही 500 रुपये में आया था 2008 के पहले, और उस समय देखें तो इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में होने की वजह से कुछ शेयर बोनस दिए गए थे, तो 280-290 की प्राइस थी। अब वो शेयर अगर 30-40 रुपये के आसपास, तो क्लियरली कह सकते हैं कौड़ियों के भाव में। तो अब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी ने कर्ज फ्री का टैग हासिल कर लिया है, कंपनी ने अपने सारे के सारे प्रॉब्लम थे सॉल्व कर दिए। यहाँ तक कि रोजा पावर कंपनी थी वो भी कर्ज से बाहर निकल चुकी है, इन्होंने वर्दे पार्टनर्स का सारा कर्ज चुका दिया, बैंकों का सारा कर्ज चुका दिया है, तो बहुत बड़ी एक जीत हासिल की है। तो आने वाले समय इसका असर तो देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल कंपनी ने रिजल्ट को रोक के रखा है, आप देख सकते हो पिछला रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। अगर हम बात करें Q1 की, तो रिवेन्यू 1.99 थाउजेंड करोड़ का बताया था, जहाँ पे 3.66% की ईयर ऑन बेसिस पे तेज़ी देखने को मिली, यानी बढ़त हुई थी। और नेट इनकम -97.85 करोड़ थी, जहाँ पे 66.98% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो नेट इनकम निगेटिव थी लेकिन उसमें रिकवरी देखने को मिली थी। और डायलूटेड EPS -0.24 था, जहाँ पे 69.62% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -4.91% था, जहाँ पे 68.16% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो लॉस में से कमी आ रही है, आंकड़े सारे उत्साहवर्धक थे, परंतु इस बार कंपनी ने अचानक फैसला लिया कि रिजल्ट को पोस्टपोन कर दिया। अब ये रिजल्ट को रोका गया है, ये भी इसके लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाए तो समझ में आएगा कि आगे की क्या संभावना, किस तरह से रिलायंस पावर प्रदर्शन कर रही है, वो भी जानने को मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो देख सकते हो कि इसके लिए स्थिति ऐसी वेट एंड वॉच की ही है। तो रिलायंस पावर में गिरावट की एक और जो बड़ी सबसे बड़ी वजह है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 23.26% के आसपास है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जून में ये 23.24% के आसपास थी। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस Q2 के दरमियान प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, ये एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। यानी इस मौके का फ़ायदा उठा के प्रमोटर स्थिति को मजबूत करे। एक समय ऐसा था जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 8-9% के आसपास थी, उसको 24-23% लाया, आने वाले समय ये और होल्डिंग बढ़ेगी। तो इसके अलावा सारे के सारे शेयर गिरवी थे, उसको छुड़ा लिया गया, अभी 0 प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक बड़ी जीत है। लेकिन प्रॉब्लम है FI की 13.01% होल्डिंग थी मार्च में, जून में घट के 12.71% आई पाई, इस समय 13.12% होल्डिंग थी सितंबर में। तो काफ़ी बड़ा निवेश है जनरल पब्लिक के बाद FI का इस स्टॉक के अंदर। और अब FI एग्रेसिवली बिकवाली बाजार में शुरू कर चुके, वो पिछले महीने में ही देख सकते हो कि करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर की बिकवाली कर चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। तो अब उनका निवेश निकल रहा है बाजार से, तो वो रिलायंस पावर में भी बिकवाली करेंगे। रिलायंस पावर पिछले दिनों दौड़ा भी ज़बरदस्त है, 27-28 के आज जो स्टॉक था वो अभी इस समय 40-45 के पास है। ये कह सकते हैं कि कम से कम 50-60% का रिटर्न मिल रहा है। तो जब शेयर कोई भी बढ़ता है तो वेट करते हैं, लेकिन जब गिरने लगता है तो वो बिकवाली कर देते हैं, जो बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी की है। तो अब बिकवाली जो है वो FI की तरफ से भी हो रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। DI की बात करें तो उनका भी निवेश यहाँ पे कुछ तो घटा पहले से ही, आप देख सकते हो कि 2.87% होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये बढ़ के 2.89% हुई, लेकिन इस बार 2.71% हुई है। तो DI ने अपना कुछ निवेश घटा दिया है, लेकिन उनकी होल्डिंग काफ़ी कम है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम की है, 0.20% होल्डिंग थी मार्च में, जून में बढ़ के 0.22% हुई, फिलहाल 0.10% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे घटी है, देख सकते हो कि 60.88% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 61.16% हुई, लेकिन फिलहाल 60.91% की होल्डिंग है। तो बात यही है कि FI की बिकवाली बाजार में हो रही है, और कुछ ये रीजन जो बने, जो न्यूज़ निकल कर आई, इसकी वजह से गिरावट है, लेकिन लग रहा है कि जल्दी गिरावट थमेगी और स्टॉक फिर बेहतर कर सकता है। वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा फिर मौका है निचले लेवल से। जैसे सर्किट खुलने की संभावना बनती है, तो आने वाले कुछ 1-2 ट्रेडिंग के बाद या फिर सर्किट खुल सकता है, तो फिर से मौके की तलाश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।